मैं नई नई जवान हुई थी जब एक रात भाई और भाभी के कमरे में झांककर सब देख लिया। भाभी के कमरे में झांकने की आदत ने मुझे हाथ की लज्जत लेने पर मजबूर कर दिया था। मैं छोटी उम्र में ही जवान औरत की तरह लगने लगी थी। भाई की नज़र में मैं अभी बच्ची थी, इसलिए उनका ज़्यादा ध्यान मेरी तरफ नहीं था। लेकिन मैं शादी के काबिल हो चुकी थी। इसका अंदाज़ा मुझे उस रात हुआ जब मैं अकेली कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद का मुआयना करने लगी। तो अपने जिस्म में वाज़िया तब्दीलियाँ देखकर मैं समझ गई थी कि अब मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। उन्हीं दिनों भाभी का भाई हमारे घर रहने के लिए आ गया था। वह जवान और खूबसूरत था। मैं जानबूझकर उसके सामने बिना दुपट्टे के फिरती और अपने गोरे वजूद का नज़ारा करवाती। एक दो दफ़ा मैंने चोरी छुपे देखा तो वह नज़र जमाए मेरे सीने पर ही देखता। मैं समझ गई थी कि थोड़ी कोशिश की जाए तो बात बन सकती है। भाई और भाभी तो रात होते ही अपने कमरे में बंद हो जाते। मैं बिला नागा अपने भाई और भाभी का प्रोग्राम देखने के लिए खिड़की पर खड़ी हो जाती। एक रात में ऐसे ही देखने में मसरूफ़ थी कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भाभी का भाई खड़ा था, जिसे देखते ही मेरा रंग फाक हो गया। मैं वापस पलटने ही लगी थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अगर इतना ही शौक है तो हम दोनों ये खेल खेल सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें मज़ा भी दूसरे रास्ते से दूंगा। मैंने थोड़ी हिम्मत की और कहा, मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, पर एहतियात के साथ अगर कर सकते हो तो फिर मैं मना नहीं करूँगी। भाभी के भाई ने मुझे पूरी तसल्ली दी और मेरे साथ मेरे ही बेडरूम में आ गया। मैं जैसे ही बिना कपड़ों के उसके सामने आई तो उसके मुंह से राल टिपकने लगी थी। मैंने साइड टेबल के दराज से वैसे ही निकाल कर उसके हाथ में दी और कहा कि अच्छी तरह मेरे रिंग को नरम कर लेना ताकि तकलीफ ना हो। इतना कहकर मैं नीचे कालीन पर पोजीशन बनाकर झुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो भाभी का भाई एक नीली गोली पानी के साथ निकल रहा था। इतना तो मैं जानती थी कि ये गोली टाइमिंग वाली है। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे को हिलने लगी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे आधा चंद मिनट ही गुजरे थे, भाभी के भाई का जिस्म अकड़ने लगा और उसका पानी अंदर ही। मेरी माँ का मुझे जन्म देते वक्त ही इंतकाल हो गया था और जब मैं 12 साल की थी तब मेरे पापा का भी इंतकाल हो गया था। इन दिनों की मौत का मुझ पर बहुत गहरा सदमा हुआ था। मैं बिल्कुल सदमे में चली गई थी। तब मुझे ज़िंदगी की तरफ मेरा भाई लेकर आया। वो एक ही वक्त में मेरे माँ और बाप के साथ साथ दोस्त भी बन गया। मेरा भाई 16 साल का था, लेकिन वो मुझे ऐसे संभाल रखा था जैसे वो 30 साल का हो। वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं जिस चीज़ की ही ख्वाहिश करती वो फ़ौरन मुझे ला कर देता। बाबा की कई सारी ज़मीनें थी जिसकी देखभाल मेरा भाई करता था। मुझे रुपए पैसे की कोई फ़िक्र नहीं थी। जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं। तब मुझे किसी औरत की ज़रूरत थी जो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती, मुझे ज़माने की ऊंच नीच के बारे में बताती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई औरत नहीं थी। मैं अपना दुख सुख नहीं कह सकती थी। भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक लड़की सिर्फ लड़की से ही कर सकती है, लड़कों से नहीं कर सकती। मुझे इस बात की बहुत ज़रूरत महसूस हुई। भाई की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं भाई से नहीं कह पाई और बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी उम्र अब 16 साल हो चुकी थी जब एक दिन हमारी पुप्पो हमारे घर आई। वो परदेश में रहती थी और बहुत कमाती थी, लेकिन जब भी आती थी हमसे मिलने ज़रूर आती थी। अभी वो तकरीबन 6 साल बाद आई थी। ज़िंदगी में मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी पुप्पो के आने से मिली थी। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। वो 1 महीना हमारे साथ रही, मेरे भैया से जल्दी शादी करने का बोलकर चली गई। उनकी ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो रही थी। भैया की शादी करने का ख्याल मुझे पहले क्यों ना आया। मैं खुद को कोसने लगी। पुप्पो भी भैया को शादी करने का कह रही थी और फिर मैंने भैया पर जोर डालना शुरू कर दिया कि जल्दी से शादी कर लो। तब भैया ने एक लड़की का बताया जिससे भैया बहुत पसंद करते थे। हमारे एक चचा भैया का रिश्ता लेकर लड़के के घर गए। लड़की ने भी अपनी माँ को पहले ही भैया का बता दिया था। इस तरह से भैया का रिश्ता हो गया और फिर कुछ वक्त बाद हमने भैया की शादी तय कर दी। शादी से पहले ऐसी मुश्किल आई जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। मेरी होने वाली भाभी के पापा का भी इंतकाल हो चुका था। उनके घर में उनका छोटा भाई और उनकी माँ रहती थी। शादी से 3 दिन पहले उनकी माँ को हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। मेरी होने वाली भाभी पर बड़ी मुसीबत आई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। ऐसे में मैंने और भैया ने उनके ख़ानदान का बहुत ख्याल रखा। भाभी का भाई भी उसकी मुश्किल वक्त में जैसे टूट कर रह गया था। वह ना तो किसी से बात करता था और ना ही कहीं बाहर आता जाता था। वो बिल्कुल खामोश हो चुका था। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था,
मोहब्बत तो भाभी भी अपनी माँ से बहुत करती थी, लेकिन उनका छोटा भाई अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही अटैच था। मैंने और भैया ने यही फैसला किया कि शादी का तारीख आगे कर देते हैं, क्योंकि भाभियाँ और उनके भाई की ऐसी हालत नहीं थी कि वह शादी कर पाते। मैं और भैया रोज़ उनके घर आते और उनका हाल चाल पूछते थे। वक्त हर दम को भर देता है। मौका देकर हमने फिर से शादी की बात छेड़ दी और बहुत ही सादगी के साथ भाभी को ब्याह कर अपने घर ले आए। भाभी अपने भाई के लिए बहुत फिक्रमंद थी, लेकिन उनके भाई ने कहा था कि वो अपना ख्याल रख लेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और नए घर का ख्याल रखें। भाभी का भाई कोई 18 साल का था। उसके मुंह से ऐसी समझदारी वाली बातें सुनकर सभी बहुत परेशान हुए थे। भाभी ने भी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर ली थी। वो मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा हंसी दोस्ती हो गई। पहले मुझे ये लगता था कि भाभी के आने के बाद मेरा भैया बदल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। भैया अभी मेरे साथ पहले की तरह प्यार करते थे। एक दिन भाभी अपने भाई के घर गई तो वापस आने पर बहुत ज़्यादा चुप थी। भाभी की खामोशी को मैंने और भैया दोनों ने महसूस किया और उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ ना बताया। वो ज़्यादातर कोई कोई रहती थी। और अब जब से अपने भाई के घर से होकर आई थी, मैंने अक्सर उन्हें चुपके रोते हुए भी देखा था। उनकी परेशानी मुझसे देखी ना जा रही थी, लेकिन मेरे पास उनकी मुश्किल का कोई हल भी नहीं था। हल तो तब होता जब भाभी हमें कुछ बताती। भाभी तो कुछ बताने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन मैं भैया के लिए खाना बना रही थी, तब भैया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और कहा, जो मसला है वो मुझे को बताओ, उसका हल निकालूंगा। चुप रहने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। भाभी भैया के हिस्से गुस्सा करने पर रोने लगी। भाभी को रोते देखकर मेरी और भैया की फिक्र बढ़ गई, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो बड़ी है और भाभी हमें बताते हुए हिचकिचा रही है। भैया के पूछने पर भाभी ने अपने रोने की जो वजह बताई, उसे सुनकर हम दोनों की हंसी आ गई थी। इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जिसने भाभी को इतना परेशान कर रखा था। अब हमें पता चल गया था कि हमारी भाभी बहुत ही छोटे दिल की है। भाभी ने बताया था कि उनके भाई को बुखार था। जब अपने भाई से मिलने के लिए गई थी तो उसने ना तो खाना खाया था और ना ही कोई दवा ली थी। अब वो ठीक हो चुका था, लेकिन भाभी की फिक्र वैसी की वैसी ही थी। कहीं अगर उसे फिर से बुखार हो गया तो उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। फिर भैया ने जो बात भाभी से की, ये बात सुनकर भाभी को यकीन ना आया। वो बार बार भैया से कह रही थी कि क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? भैया हर बार मुस्कुराते हुए सर हिला देते। भैया ने भाभी से कहा था कि वो उनके भाई को भी अपने घर ले आएंगे। मुझे भी भाभी से आने कोई मसला नहीं था। अगर भाभी का भाई हमारे घर आ जाता तो भाभी की परेशानी दूर हो जाती। इस तरह शाम को भाभी और भैया जाकर उनके भाई को हमारे घर ले आए। भाभी के भाई ने यहाँ आने से मना कर दिया, लेकिन भैया ने उन्हें मनाकर दम लिया। भाभी की सारी परेशानी दूर हो गई थी। भाभी को खुश देखकर हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। भाभी का भाई कुछ दिन तो हमसे दूर रहा, फिर वो भी हमारे घर के एक फ़र्द की तरह हो गया। कुछ दिन तो घर का माहौल ठीक रहा, लेकिन अब मुझे थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। भाभी का भाई मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा था। अक्सर मुझे महसूस होता था कि वह मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती तो वह जल्दी से नज़र फेर लेता। उसके इस तरीके से देखने में मुझे बहुत उलझन महसूस होती थी। पहले वो मुझे चोरी चोरी देखा करता था, लेकिन जबकि अब वो मेरे देखने की परवाह भी नहीं करता था। मैं जब उसकी तरफ देखती तब भी वो नज़रें नहीं फेरता था, बल्कि डीठ बनकर मेरी तरफ देखता रहता। मुझे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं उसे कह ना सकती थी और ना ही भाभी से उसकी शिकायत कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को लगे कि मैं नंद वाला किरदार अदा कर रही हूँ या मुझे उनके भाई के आने से कोई मसला है। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। भाभी नहाने गई और भैया काम पर थे। जब अचानक वो घर आ गया, उस वक्त कभी भी घर नहीं आया करता था, और सीधा किचन में आया और मुझसे पूछने लगा कि आप ही कहाँ हैं। मैंने कहा वो अपने कमरे में है। उसके बाद वो मेरे करीब आया और कहने लगा, मेरा बहुत दिल करता है कि तुम्हें अपने काले घोड़े की सवारी करवाऊँ। क्या तुम्हें दिल नहीं करता कि तुम मेरे घोड़े की सवारी करो? मैंने उस बात की उम्मीद ना रखी थी कि मुझे ऐसा कुछ कहेगा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे साथ ज़्यादा फ्री ना हो, वरना मैं भी भाभी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला कि क्या शिकायत करोगी? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। अब वो मेरे लिए दर्द-सर बनता जा रहा था। मैं चुपचाप ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने यही फैसला लिया था कि किसी को कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि चुप रहकर ही इस मसले का हल निकाल लूँगी। मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर क्या तूफ़ान लाने वाली है।
अगर मुझे इस बारे में ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं भैया को सारी बात बता देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैया और भाभी किसी की शादी में गए थे। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन अगले दिन एक ज़रूरी टेस्ट था जिसकी वजह से मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था और फिर अपनी बुक लेकर बैठ गई ताकि कुछ पढ़ सकूं। लेकिन मेरा पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लग रहा था। मुझे अकेले घर में डर लग रहा था क्योंकि मैं कभी भी अकेले घर में नहीं रही थी। भैया भाभी को अगले दिन वापस आना था। जैसे ही शाम हुई, भाभी का भाई घर आ गया। मैं थोड़ी घबराई लेकिन अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। एक तो हमारे मुल्क में कि मौसम थोड़ा सा भी ख़राब हो तो लाइट चली जाती है और फिर आने का नाम नहीं लेती। अपने कमरे में बैठी सोच में गुम थी जब अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला हो। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाकर उसकी लाइट जलाई, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर तेज़ी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझसे कहा कि चुपचाप मैं उसके साथ चलूं। मैं उसकी आवाज़ को पहचान गई थी, वो भाभी का भाई ही था। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह से हाथ हटाकर मेरे दोनों बाजू को बांध दिया और मुझे सख्ती से पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसने मेरी ना सुनी और मुझे अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया। मैं किसी बेजान मुर्दे की तरह उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी हिफाजत कैसे करूं। वो मुझे घर से बाहर ले जाने लगा तो मेरी जान निकलने वाली हो गई। ना जाने वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था और मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैं उसके सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, कुछ भी ना कर पाई। वो मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया जहाँ पर एक इमारत बनी हुई थी। उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला। मैंने एक बार फिर से खुद को छुड़वाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मैं अब भागकर यहाँ से कहाँ जाती। एक तो सुनसान इलाके से मुझे वैसे ही डर महसूस हो रहा था, दूसरा उसका बहरो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। भैया और भाभी के आने के बाद भाई मुझे ऐसे रूम में देखा है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो मुझे इस इमारत के अंदर ले गया और कहने लगा, आज तो तुम्हें अपने काले घोड़े की सैर करवा कर ही रहूँगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह काला घोड़ा किसको बोलता था। डर के मारे मेरी जान निकलने लगी और मैंने उसके सामने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं नहीं करना चाहती तुम्हारे काले घोड़े की सैर। मुझे बहुत डर लगता है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं उसे बहुत ज़्यादा गुजारिश कर रही थी, लेकिन वो अजीब सा बना था। उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपना काला घोड़ा बाहर निकाला। चमकदार काला घोड़ा मेरे सामने था। देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी सवारी करने का सोचकर मुझे उसकी तरफ देखकर भी डर लग रहा था, क्योंकि वह काला घोड़ा बहुत ही घसील नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे मार देगा। उसने मुझे दोनों हाथों से ऐसे उठा लिया जैसे मैं कोई बेजान हूँ या फिर मोम की गुड़िया हूँ। उसके बाद उसने मुझे घोड़े पर बिठाया और घोड़े की लगाम पकड़ ली। वो घोड़े को दौड़ा रहा था और मैं डर के मारे बेहोश होने वाली थी। घोड़ा बहुत तेज़ी से भाग रहा था। भाभी के भाई ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, कहीं मैं गिर ना जाऊं या बेहोश ना हो जाऊं, कहीं गिरकर चोट ना लग जाए। जब घोड़े की सवारी करके हम थक गए तो वापस आकर भाई के भाई ने मुझे प्रपोज कर दिया और अपना अस्तबल दिखाने लगा। उसने बहुत ज़्यादा घोड़े पाल रखे थे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके हाथ लगाकर देखूं। भाभी का चुप रहने वाला भाई जो अलग ही कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो अंदर से इतना बहादुर होगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। मुझे भैया के चेहरे पर गुस्सा देखकर बहुत डर लग रहा था। मैं अपने भैया के पीछे छुप गई। यह भी अजीब बात थी, आज ही उसने मुझे प्रपोज़ किया था और आज मुझे उससे प्यार हुआ था और आज ही वो मुझे अपने लिए सबसे हमदर्द लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उससे ज़्यादा मेरी हिफाजत कोई और नहीं कर सकता। भाभी परेशान होकर आगे बढ़ी और हमसे पूछने लगी कि तुम लोग कहाँ गए थे? हम तुम्हारे लिए इतने परेशान हो रहे थे और मरियम भी घर पर नहीं थी। ये बात मुझे और भी परेशान कर रही थी। अरहम मेरा हाथ पकड़ा और भाभी से कहने लगा, आपी, मरियम घर में अकेली थी और डर भी रही थी और मुझे अपने अस्पताल में जाना था, इसलिए मैं मरियम को भी अपने साथ ले गया। वो तो बार बार मुझे मना कर रही थी, लेकिन मुझे उसे घर पर अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने आंसू भरी नज़रों से अरहम की तरफ देखा। उसने आज मेरे भैया और भाभी के सामने मेरी इज्जत रख ली थी। अगर भैया भाभी को पता चल जाता कि अरहम मुझे प्रपोज करने के लिए अगर भैया भाभी को पता चल जाता कि अरहम मुझे प्रपोज करने के लिए लेकर गया था, तो उनकी नज़रों में मेरी इज्जत क्या रह जाती। मैंने बहुत ही प्यार से अरहम की तरफ देखा और वो मुझे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी लग रहा था। भैया का चेहरे का गुस्सा भी कुछ कम हुआ और उन्होंने अरहम का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। मैं डरते डरते अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भाभी मेरे लिए दूध लेकर आई तो मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, मरियम, क्या बात है?
मैंने सोच लिया था कि मैं भाभी को कहूँ कि अरहम से प्यार करने लगी थी और उसे शादी करना चाहती थी, और इन सब के लिए ज़रूरी था कि मैं भाभी को सब कुछ बता देती। मैं डर रही थी कि भैया मेरा रिश्ता ही ना कर दें। हैरत की बात यह थी कि अभी वो मुझे प्यार हुए कुछ ही घंटे हुए थे और मैं अरहम को खोने से डरने लगी थी। भाभी को बताते हुए भी मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, साथ ही डर भी लग रहा था, लेकिन मेरा उनको बता देना सही था। इसलिए मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे अरहम अपने अजमल दिखाने के लिए लेकर गया था और वहाँ मुझे काले घोड़े की सवारी भी करवाई। और उसके बाद उससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, भाभी ने दूध का गिलास एक तरफ रखा और खुश होते मुझे गले से लगा लिया। मैं हैरान रह गई थी कि भाभी को अचानक क्या हुआ। मैंने उनसे कहा, आप मेरी बात तो सुने, लेकिन भाभी कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। वो खुशी से नाच रही थी और मैं हैरान होकर उनकी तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद भाभी का जोश कुछ ठंडा पड़ गया तो मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे पता है तुम आगे क्या बोलने वाली हो। बस खुशी के मारे मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाई तो मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ? आप जो समझ रही हैं वो कहना नहीं चाहती, बल्कि मैं कुछ और कहना चाहती थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि अरहम ने मुझे प्रपोज़ किया है और मैं भी उसे प्यार करती हूँ। तो भाभी मेरी पूरी बात सुन ना रही थी, न जाने क्या सोचकर बैठी हुई थी। भाभी ने कहा, अरहम ने तुम्हें प्रपोज़ किया क्या? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तुम यही कहने वाली हो ना? मेरा मुंह खुल गया। मैंने कहा, जी यही कहने वाली हूँ, लेकिन आपको इस बात के बारे में कैसे पता? क्या अरहम ने आपको पहले बता दिया था? मेरी बात सुनकर भाभी ने ना में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मुझे अरहम ने कुछ भी नहीं बताया। उनकी इस बात ने मुझे और हैरान कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, अगर अरहम ने आपको कुछ नहीं बताया तो फिर आपको कैसे पता चला? जिस पर भाभी फिर हंस पड़ी और कहने लगी, काले घोड़े की वजह से। ये चिल्ला काला घोड़ा अरहम ने सबसे पसंदीदा घोड़ा है और मुझे पता है कि वो इस घोड़े पर किसी को भी सवारी नहीं करने देता। उसका कहना था कि वो सबसे पहले अपने होने वाली बीवी को घोड़े पर बिठाएगा। अगर वो तुम्हें काले घोड़े पर सवारी करवाने के लिए ले गया था तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। अपने भाई के लिए मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे तुम्हारे भैया से डर लगता था और उनसे कुछ भी ना कह सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे भैया मुझे गलत ना समझ लें। मैं इसलिए चुप थी, लेकिन रोज़ दिल में यही ख्वाहिश करती कि तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए। मैं जो चाहती थी वो पूरी हुई और तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मेरी सारी परेशानी अब दूर हो गई। अब मैं तुम दोनों की जल्दी शादी भी करवा दूँगी। एक वक़्त था जब भाभी को परेशान देखकर मैं खुद भी बहुत परेशान थी। हम दोनों ने एक जैसा वक़्त देखा था। उनके भी माँ-बाप इस दुनिया में नहीं थे और मेरे भी। हम दोनों ही एक मुश्किल से गुज़रे थे, इसलिए एक-दूसरे के दर्द को अच्छे तरीके से समझते थे। अब हमारा एक ख़ानदान था और इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या थी। भाभी मुझे छेड़ने लगी तो मैं शर्मा कर उनके गले लग गई।